अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों के दिमाग और मेरे इनबॉक्स में आने वाला सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है कि एक एस्पायरेंट को कैसे एक बुक को पढ़ना चाहिए। हाउ एन एस्पायरेंट शुड रीड अ बुक, ताकि उस बुक को पढ़ के वो स्टूडेंट, वो एस्पायरेंट अपनी राइटिंग को भी इम्प्रूव करे, उस राइटिंग के साथ अपनी ग्रामर को भी इम्प्रूव करे, और सबसे बढ़ के वाई एंड हाउ यू शुड रीड अ बुक लाइक मी। तो जी आज की ये वीडियो जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, जिसके दो मेजर कंपोनेंट हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग थ्रू रीडिंग, और आपको क्यों और कैसे मेरे वाले मेथड को फॉलो करना चाहिए, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो होगी। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, बहुत लेंथी वीडियो होगी शायद ये, बहुत अटेंशन चाहिए मुझे आपकी। ज़रा सा भी अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे, ज़रा सा भी आप इसमें अपनी अटेंशन लूज़ करोगे, तो जो कॉन्सेप्ट है वो आप भूल जाओगे, मुश्किल होगा आपके लिए ग्रास्प करना। क्योंकि किताब है युval नोह हरारी की 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, और उसमें आज हम क्या करेंगे, लाइव रीडिंग। आप मेरे साथ मिल के रीड करोगे, और सिर्फ एक ये पेज और दूसरा ये पेज, ये तकरीबन आपकी ये एक पेज को पढ़ के आपको मैं बताऊंगा कि आपने उससे इस तरह का बेहतरीन किस्म का कंटेंट कैसे निकालना है, ठीक है। उस कंटेंट की डिवीजन कैसे करनी है, उस कंटेंट को फिर आगे यूज़ कैसे करना है, ये सब का सब हम सीख रहे होंगे। एक पेज को पढ़ के अगर आप अपने लिए ऐसे की हुक्स निकाल दो, अपने लिए ग्राउंड रीजंस निकाल दो, अपने लिए कोटेशंस निकाल दो, अपने लिए एग्जांपल्स निकाल दो, तो आया ये सबसे बेस्ट तरीका नहीं है? जी हाँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन आज की इस वीडियो के जो दो पार्ट हैं, तो पार्ट वन को पहले स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग थ्रू रीडिंग, और उसमें आपकी जो ग्रामर है वो कैसे इंप्रूव होती है। तो आज हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है, इसको अभी इस वीडियो में पार्ट वन को भी स्टार्ट करेंगे और पार्ट टू को भी, और लाइव रीडिंग भी हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। लेट मी जस्ट ग्रैब दिस पेंसिल फॉर यू। और आप आज क्या कर रहे हो, मेरे साथ रीड कर रहे हो। अभी फ़िलहाल ये जो साइड पे मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने हाईलाइट जो किया हुआ है बाय यूजिंग दीज ब्यूटीफुल पेन्स, इनको आपने इग्नोर करना है। पहले हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं कि हमने अपनी रीडिंग को किस तरह अपनी राइटिंग एंड ग्रामर को कैसे इंप्रूव करना है। सो मेरे साथ इसको पढ़िए। ये कहते हैं डिसइल्यूजनमेंट में, चैप्टर वन है इनका, द एंड ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, ठीक है। और ये शुरू कैसे करते हैं, ये कहते हैं कि humans think in stories rather than in facts, comma, numbers are equations, comma, and the simpler the story, comma, the better। तो मुझे एकदम क्या होना चाहिए, मेरे कान खड़े होने चाहिए, मुझे एकदम एक चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि वाई दिस गाय हैज़ यूज सो मैनी कॉमर्स। तो अगर तो मुझे ग्रामर आती है, और अगर मैं समझता हूँ कि मुझे ग्रामर आती है, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये कॉमा का क्या क्या यूज़ है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, आपको कॉमा का यूज़ ही नहीं आता, तो क्या करें, आप अपने पास नोट डाउन कर दें कि आज मैंने एक लाइन ये पढ़ी और मुझे इसमें कॉमा नज़र आए, तो यहाँ पे मैंने अपने पास क्या कर दिया, टू डू लिस्ट अपनी एक बनाई हुई है, उसमें मैंने क्या कर दिया, कॉमा, यूज़ ऑफ कॉमा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ये डिफरेंट यूज़ ऑफ कॉमा, डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉमा, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे क्या कर दिए अपने पास। अब होगा क्या, जब मैं ये बुक, ये इसका एक डेढ़ पेज पढ़ लूँगा, मैं गूगल पे जाऊँगा, इवन चैट जीपीटी पे जाऊँगा, या मेरा यूट्यूब चैनल द CSS गाइड, जिसके थ्रू आप ये वीडियोस देख रहे हो, उस पर यूज़ ऑफ कॉमा के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप वो वीडियो देखिए, अपने जो कॉमा का मसला है उसको हल कर दोगे। और फ्रॉम नाउ ऑन क्या होगा, आपको यूज़ ऑफ कॉमा, ठीक है जी, कॉमा का जो यूज़ है वो सारी उम्र के लिए याद रहेगा। अब जब भी आप रीड करोगे कोई भी बुक, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये कॉमा पॉज के लिए था, ये जो कॉमा था दो डिफरेंट आइडियाज़ को जोड़ने के लिए था, क्योंकि यहाँ पे एंड यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जो है जी यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। दूसरा ग्रामेटिकल चीज़ मुझे क्या सीखने को मिली, यहाँ पे वो लिखता है कॉमा, एंड द सिंपलर द स्टोरी द बेटर। तो प्रेसियन कॉम्पोजिशन के पेपर में अक्सर ये इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, एंड सिंपलर द स्टोरी कॉमा द बेटर। इसमें गलती क्या है, यहाँ पे गलती थी द की, तो आपने ये द का जो वर्ड है, द सिंपलर द स्टोरी द बेटर, इसको चैट जीपीटी पे जाके आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन दिस लाइन फॉर मी वाई द हैज़ बीन यूज 3 टाइम्स। ऐसे आप उसको कहोगे, तो आपको ये जो दा का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इवन मुझे लगता है कि आर्टिकल्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, यूज़ ऑफ ए एन इन दा। ये आपको यूट्यूब पे शायद फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुझे याद पड़ रहा है, यूट्यूब पे पढ़िए आप, ये वीडियो भी देख सकते हो। ग्रामर का जो कोर्स है मेरा फ्री वाला, उसमें मैंने ये चीज़ भी एक्सप्लेन की हुई है। तो जी आपके दो बड़े मेजर मसले, कॉमा का यूज़, दा, वो आपको मेरी वीडियोज़ के भी थ्रू और यहाँ बुक के थ्रू भी समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। एवरी पर्सन, कॉमा, ग्रुप एंड नेशन हैज़ इट्स ऑन टेल्स एंड मिथ्स।
ये क्या एवरी पर्सन ग्रुप एंड नेशन, ये तो तीन चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हैज़ क्यों लग रहा है? यहाँ पे तो हैव होना चाहिए था ना, यहाँ पे तो हैव होना चाहिए था। अगली जो चीज़ मुझे क्या हो सोचने चाहिए वो क्या थी, वो ये हो कि हैज़ और हैव में क्या डिफरेंस है, इनका यूज़ कैसे किया जाता है। ऑल्दो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इस टाइम पे यकीन कर रहा हूँ, इस टाइम पे ये मान रहा हूँ कि आप एक बिगिनर हो, अभी अभी आपने अपनी जर्नी शुरू की है, तो आप क्या करोगे, इस तरह अपनी रीडिंग में जो ग्रामर का कंपोनेंट है उसको इम्प्रूव करोगे। और जब ग्रामर इम्प्रूव हो जाएगी तो राइटिंग तो डेफिनेटली आपकी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन आप स्ट्रक्चर भी साथ में देखते हो। अब स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। एवरी पर्सन कॉमा ग्रुप एंड नेशन हैज़ इट्स ओन टेल्स। अब ये क्या कर रहा है, एवरी पर्सन को भी हैज़ कह रहा है, ग्रुप हैज़, हर शख्स किसी भी ग्रो या किसी भी कौम का अपना की अपनी जो है वो कहानियाँ और मिथ्स होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो हैज़ लगा रहा है, हैव होता तो देयर होता, हैव देयर ऑन, तो यहाँ पे हैज़ है तो इसलिए ये इट्स यूज़ कर रहा है। तो हमने क्या सीखा, हैव और हैज़ का यूज़ सीख लिया। बट अब अक्सर हम क्या कहते हैं कि बट से कभी भी हमने सेंटेंस नहीं शुरू करना होता, हमें लगता है कि यार ये तो हमेशा सेंटेंस के मिडिल में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बट क्या है, एक नए सेंटेंस को शुरू कर रहा है। लेकिन ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के साथ द का वर्ड यूज़ हुआ है। अगेन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जब आपने सीख लिए थे वो यहाँ पे आपको समझ में आएंगे। द ग्लोबल एलीट्स इन न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन, मॉस्को फॉर्मुलेटेड 3 ग्रैंड स्टोरीज दैट क्लेम्ड टू एक्सप्लेन द होल पास्ट एंड टू प्रिडिक्ट। अच्छा यहाँ पे क्या है, दैट क्लेम्ड, क्लेम नहीं क्लेम्ड लगा है, और यहाँ पे टू प्रिडिक्ट है। होना तो ऐसे चाहिए था, दैट क्लेम टू एक्सप्लेन द होल पास्ट एंड प्रिडिक्टेड द फ्यूचर ऑफ एंटायर वर्ल्ड। जिन्होंने क्या किया, क्लेम किया, यानी क्लेम कर दिया, एक्सप्लेन किया दुनिया के पास्ट को, और जिन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया यानी प्रिडिक्टेड। लेकिन यहाँ पे टू प्रिडिक्ट ये इन्फिनेटिव होता है, जीरेंड एंड इन्फिनेटिव। अगेन उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। जीरेंड, ठीक है जी, और ये इन्फिनेटिव होता है, टू से शुरू होने वाला, टू इन्फिनेटिव, ठीक है जी, INFINITIVs इन्फिनेटिव्स, ठीक है जी। तो आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो ये लेगा आपका टाइम, लेकिन एक दफ़ा आपको दा का समझ आ गई, दा का वर्ड समझ आ गया, आपको कॉमा का यूज़ आ गया, तो मुझे ये बताएं कि आया ये आपके लिए मुश्किल होगा? इसके बाद दोबारा जब ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपके तो बाएं हाथ का खेल होगा। आप क्या करोगे, आप कहोगे यार मुझे पता है ये कॉमा इसलिए यूज़ हुआ है, ये दा इसलिए यूज़ हुआ है। वो आपको एनर्जी देगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही होती है कि यार अच्छा जो चीज़ मैंने सीखी थी अब मुझे प्रैक्टिकली नज़र आ रही है। तो खैर जी, इसको यहाँ पे एंड करेंगे कि इस तरह आपने क्या करना है, अपनी रीडिंग में, अपनी जो रीडिंग है उसके थ्रू अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना है। और फिर किसी और वीडियो में आपको ये मैं सिखाऊंगा कि कैसे मैंने इसमें टॉपिक सेंटेंस देखना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की बात हुई, ठीक है जी, ह्यूमन थिंग्स, उसके बाद आगे वो पर्सन, ग्रुप और नेशन का जिक्र करता है, क्योंकि ह्यूमन से ही पर्सन निकला है, ह्यूमन से ही ग्रुप बनते हैं, ह्यूमन ही मिलकर नेशन बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कहानी का जिक्र हुआ है, तो फिर हम 20th सेंचुरी के ऊपर आते हैं। 20th सेंचुरी में कहानी का जहाँ पे जिक्र था, मिथ्स एंड टेल, तो यहाँ पे मुझे ग्रैंड स्टोरीज़ का जिक्र करना पड़ेगा। उन ग्रैंड स्टोरीज़ का फिर आगे मैं 1 बाय 1 करके क्या करूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। 3 स्टोरीज़ का जिक्र किया, फिर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ना, कि अपने बंदे को, जो रीडर है उसको पता तो चले। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जी आपका टॉपिक सेंटेंस, ठीक है जी, टॉपिक सेंटेंस, फिर उसके साथ सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसमें फिर आप लॉजिकली कैसे चलते हो, इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स नॉट डिस्कस दैट हियर। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि आपने अपनी ग्रामर इंप्रूव कर दी, 1 बाय 1, 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट एट अ टाइम करके आपने अपनी क्या कर दी, राइटिंग में जो ग्रामर का कंपोनेंट है उसको इंप्रूव कर दिया। ये तो हो गया जी। अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हाउ एंड वाई यू शुड रीड अ बुक लाइक मी। जैसे मैं पढ़ रहा होता हूँ, जो तरीका मैंने सीखा, डिफरेंट वीडियोस देख के, डिफरेंट कोर्सेज बाय करके, डिफरेंट लोगों से डिस्कशन करके। आई लव टू डिस्कस आइडियाज़ विद पीपल, आई लव टू लिसन टू देयर ओपिनियन। तो बहुत सारी डिस्कशन के बाद जो चीज़ मुझे समझ आई वो आपके सामने है। अब होगा क्या, आपने दोबारा अपनी अटेंशन मुझे देनी है। आपकी इस टाइम पे टोटल अटेंशन मैं डिज़र्व करता हूँ। और अगर आप एक्टिव हैं तो इसको शुरू करते हैं। अब आप क्या करोगे, मेरे साथ इसको मिल के पढ़ोगे। ह्यूमन्स थिंक इन स्टोरीज रादर देन इन फैक्ट, नंबर एंड इक्वेशन एंड द सिंपलर द स्टोरी द बेटर। Every person, group and nation has its own tales and myths. But during the 21st century, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा और मैं ये सोचूंगा कि जो बंदे ने स्टार्ट किया था एंड ऑफ हिस्ट्री को, ये एक एनेक्डोट की हुक है। ऐसे जब आपको मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है ना कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कोई स्टैटिस्टिकल हुक्स होती हैं, कोई आपकी सॉलिड फैक्ट की कोई हुक होगी, कोई कोटेशन की हुक होगी, और कोई एनेक्डोटल आपकी हुक्स होती हैं। तो ये एक एनेक्डोट, एक छोटी सी कहानी से तमहीद वो बांध रहा है।
और वो हमें क्या कहता है कि बट ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी द ग्लोबल एलीट्स इन द न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन एंड मॉस्को। यहाँ पे अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपको नहीं पता न्यूयॉर्क कहाँ का कैपिटल है, लंदन, बर्लिन, मॉस्को कहाँ के, जाके गूगल पे आप सर्च करोगे, ताकि कोई एक सेंटेंस, कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा ना रहे बुक का जो आपको पता ना हो और उसको छोड़ के आप आगे चले जाओ। और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, ये जो आपको मैंने मार्कर शुरू में दिखाए थे इनका यूज़ था, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ऑरेंज मार्कर उठाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखूँगा नहीं, गंदी नहीं करूँगा बुक को। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, मैं देखूंगा कि बर्लिन एंड मॉस्को फॉर्मुलेटेड 3 ग्रैंड स्टोरीज। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये देखो मैंने इसके नीचे क्या किया हुआ है, ब्लैक पेन से मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है ताकि ये मुझे याद रहे कि वो तो कौन सी 3 ग्रैंड स्टोरीज हैं। द फैशिस्ट स्टोरी, द कम्युनिस्ट स्टोरी एंड द लिबरल स्टोरी। 3 कहानियां हैं जो हमें ग्लोबल एलीट ने सुनाई थी। अच्छा, एंड द लिबरल स्टोरी, अच्छा, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर नॉक्ड ऑफ फैशिस्ट स्टोरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फैशिज्म ख़त्म हो गई। एंड फ्रॉम द लेट 1940s टू द लेट 1980s, कोल्ड वॉर का ये जिक्र कर रहा है। द वर्ल्ड बिकेम अ बैटल ग्राउंड बिटवीन जस्ट 2 स्टोरीज, कौन सी, कम्युनिज्म एंड लिबरलिज्म। Then the communist story collapsed and the liberal story remained the dominant guide to remained the dominant guide to the human past and the indispensable manual for the future of the world, or so it seemed to be so it seemed to the global elite। यहाँ पे आके मुझे 3 चीज़ें समझ आती हैं कि भाई कोई 3 स्टोरी सुनाई गई, फैशिस्ट, कम्युनिस्ट और लिबरल। अगर तो मुझे ये पता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं पता, मैंने इनको हाईलाइट कर दिया ताकि अगली दफ़ा जब ये बुक में उठाऊं तो मुझे ये लंबी लंबी ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है ये पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे समझ आ जाए इस पैराग्राफ में चीज़ क्या थी। और मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो नोट्स हैं, जो बुक्स के नोट्स होते हैं, मुझे बनाने पड़ेंगे। इसके बगैर काम चलता ही नहीं है। दुनिया के कोई भी टॉप रीडर हैं, बुक रीडर्स हैं, जो बुक के ऊपर जो रिव्यूज़ बना रहे होते हैं, पूरे पूरे चैनल्स हैं बुक्स के ऊपर, कैसे पढ़ा जाए, कैसे उनको अपने फ़ायदे में लाया जाए, वहाँ से ये सीखी गई चीज़ है कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल बुक कौन सी थी, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, राइटर कौन था, पेज कौन सा था, व्हाट्स न्यू, यानी व्हाट न्यू कॉन्सेप्ट डिड आई लर्न हेयर, मैंने यहाँ पे क्या सीखा, मुझे सीखने को ये मिला। फैशिस्ट स्टोरी क्या है और फैशिज्म क्या है, जल्दी क्विकली यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब पे भी नहीं, चैट जीपीटी पे जाके मैं उससे कहूँगा कि यार मुझे 5 लाइंस की लिमिट है, 5 लाइंस के अंदर अंदर मुझे तुम क्या सिखाओ, मुझे ये सिखाओ फैशिज्म क्या थी, कम्युनिज्म क्या थी, लिबरलिज्म क्या थी। अब मुझे वो 5-5 लाइंस के अंदर, 15 लाइंस के अंदर मुझे ये 3 इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट हिस्ट्री के सिखा दे। आया, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे गलती ये कर रहे हो कि यहाँ से आप उठो और आप सीधे जाओ जी यूट्यूब के ऊपर, आप गए जी यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे व्हाट इज़ कम्युनिज्म, व्हाट इज़ फैशिज्म, एक वीडियो देखी 30 मिनट्स की थी, दूसरी थी 25 मिनट्स की, गया भाई, गई बहस पानी में। आपका काम हो गया कि भाई आपने पढ़नी थी बुक, आपने 2 पेजेस 2 अभी पैराग्राफ पढ़े नहीं है, यहाँ तक आप पहुँचे हो और वहाँ से आप भाग गए हो यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से भाग गए हो आप अगली वीडियो के ऊपर। तो आपने ये गलती नहीं करनी। व्हाट्स न्यू अपने पास नोट डाउन कर दिया कि यार मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही, ज़रा सा मैं गूगल पे जाके क्विकली, मैं क्या करूँगा, क्विकली चैट जीपीटी पे जाके मैं इस चीज़ को सर्च करूँगा और वापस मैं अपनी बुक के ऊपर आ गया और मैं दोबारा अपनी बुक उठाता हूँ और मैं फिर आगे पढ़ूँगा, ताकि मुझे जब ये चीज़ें पता चल गई तो क्या होगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा। जब मैंने ये फैशिज्म, कम्युनिज्म एंड लिबरलिज्म पढ़ लिया, यहाँ थोड़ा सा मैं पॉज लूँगा, मैं देखूँगा पहले पैराग्राफ में मैंने सीखा क्या। आप लोगों की सबसे बड़ी जो मुझे एक गलती लग रही होती है, जिस पे ऊपर मुझे कभी कभार ही सही लेकिन गुस्सा भी आ रहा होता है, आप लोग ना कंटेंट के पीछे ना पागल हो गए हो। टिकटॉक पे कंटेंट चाहिए, इंस्टाग्राम पे कंटेंट चाहिए, यूट्यूब पे कंटेंट चाहिए। बाबा करोगे क्या, वो साईं करोगे क्या उस कंटेंट का, वो जो सिंधी में कह रहे हैं बाबा साईं करोगे क्या। तो ज़रा सा रुकिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए। जिस तरह इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट कंज्यूम करते करते आप अगर रुको और देखो कि आपने इससे पिछली कौन सी वीडियो देखी थी, ज़रा सा सोचने की कोशिश करो, आपको 2 वीडियोज़ नहीं याद आ रही होंगी इससे पहले क्या हमने देखा है। इसी तरह जब आप ये फड़फड़ पूरे ऐसे फड़फड़े मार रहे होंगे बुक्स के, कख नहीं समझ आएगी आपको। इसलिए यहाँ पे रुको और आप रियलाइज़ करो, यहाँ पे आपने एक एनेक्डोटल होक सीख ली, उसको अपने पास नोट डाउन कर सकते हो। आपने 3 ग्रैंड स्टोरी सीखी, फैशिस्ट, कम्युनिस्ट और लिबरल, और आपने ये देखा कि 1980s तक ये ख़त्म हो गई, 1940s में ये ख़त्म हो गई और लिबरल अभी तक चलती आ रही है। और अब क्या होगा, दोबारा वही वाला राइटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा कि ऊपर उसने लिबरल का बचाया है ना, यहाँ पे उसने कहा कि लिबरल रह गई थी, अब आगे वो क्या करेगा, उसी को कंटिन्यू करेगा, लिबरल को। पहला पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म होता है उसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा पैराग्राफ, दिस इज़ हाउ यू रीड
एंड थ्रू रीडिंग आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करते हो। ये फिर वही वाली बात है, किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं हम लिबरल स्टोरी के ऊपर, लेकिन लिबरल स्टोरी पे जब मैं आऊँगा, अब क्विकली मैं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। द लिबरल स्टोरी सेलिब्रेट्स द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ लिबर्टी। अच्छा, लिबरलिज्म किस चीज़ के ऊपर डील करती है? बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तो मैं उसको अपने पास इस ब्यूटीफुल एक अपने हाईलाइटर से मैं नोट डाउन कर दूं और उसको मैं क्या करूं, अगेन मैं इसको सेव करूं, इसी तरह पावर ऑफ लिबर्टी के नीचे अंडरलाइन कर दूं ताकि मुझे ये चीज़ याद रहे। और पावर ऑफ लिबर्टी क्या है? लिबरलिज्म क्या ऑफर करती है? पॉलिटिकल राइट्स ऑफर करती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करती है, पर्सनल लिबर्टीज़ देती है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफर करती है, और उसके बाद हमें क्या ये ऑफर करती है? आइडियाज़ एंड गुड्स को भी ये क्या करता है? ये ऑफर करता है, या इनको ये सेफ गार्ड करता है। तो मुझे क्या हुआ, लिबर्टी यानी आपकी आज़ादी के ऊपर हाउ एंड वाई लिबरलिज्म राइज का मुझे कॉन्सेप्ट इस पैराग्राफ में सीखने को मिल गया। ज़रा सा अगर पढ़ें, द लिबरल स्टोरी सेलिब्रेट्स द वैल्यू एंड पावर ऑफ लिबर्टी। इट सेज दैट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ह्यूमन काइंड लिव्ड अंडर ऑप्रेसिव रिजीम्स, यानी आपकी डिक्टेटरशिप्स के अंडर वो रहे, विच अलाउड पीपल फ्यू पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनल लिबर्टीज़, एंड विच हैविली रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आइडियाज़। लेकिन देखो ये लाइन मुझे कुछ और कह रही है, लेकिन मैं एज अ CSS टीचर और आप एज अ CSS एस्पायरेंट, आप ये रियलाइज़ करो कि वो कह कुछ और रहा है, वो आपको सिखा कुछ हो रहा है, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो चीज़ों को कंटेंट के हिसाब में ना देखे, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन में देखे। अगर आपने ये पैराग्राफ पढ़ा लेकिन आपको समझ नहीं आई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, लिबर्टी की जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ें थी, हालांकि ये है नहीं है, वो कह कुछ और रहा है, लेकिन मैं समझ गया ना कि वो मुझे पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहा है, मुझे ये बात कर रहा है, मुझे वो बात कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इनको अपने पास नोट डाउन कर दूंगा, और ये मेरा वो कंटेंट होगा जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगेन मैं आऊँगा अपने इस नोट के ऊपर, अपनी जो कॉपी हो, बेटर है कोई अच्छी डायरी बाय करें, कोई कॉपी बाय करें, तो आपको सिखाने के लिए अब मैं करूँगा रीजंस या राइज ऑफ लिबरलिज्म और उसके ग्राउंड रीज़न क्या है। ग्राउंड रीज़न 1, ग्राउंड रीज़न 2, रीज़न 4, 3 एंड 4 ये मैंने कर दिए। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको सिखा रहा होता हूँ, अगेन वो कीवर्ड्स वाली जो गेम है वो वाली बात है यहाँ पे। देखो, अगर आपको राइज ऑफ लिबरलिज्म पता है और आपको ये पता है कि आपका जो लिबरलिज्म है, चलो इसको ही गंदा करता हूँ, लिबरलिज्म है वो अथॉरिटेरियनिज्म के अपोजिट है, तो इसका जिन रीजंस की वजह से राइज होगा तो इसका उसकी वजह से फॉल होगा ना। यानी इफ़ A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो A इक्वल टू सी नहीं होगा। तो इसी तरह अगर लिबरलिज्म के राइज के कोई रीज़न है तो वो अथॉरिटेरियनिज्म के फॉल के रीज़न होंगे। अगर प्रैक्टिकली सिखाऊं आपको तो ये देखो, ये कहता है लिबरलिज्म के फ़ायदे क्या हैं, पॉलिटिकल राइट्स ये ऑफर करता है, लेकिन मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपका जो अथॉरिटेरियनिज्म होता है वो आपके पॉलिटिकल राइट्स को सब्जुगेट कर देता है, उनको प्रोवाइड नहीं करता। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि लिबरलिज्म प्रोवाइड करती है, तो अथॉरिटेरियनिज्म क्या करेगा, आपके ऊपर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स आपको देगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है पब्लिक लिबर्टी ऑफर की जा रही है लिबर्टी की वजह से, तो अथॉरिटेरियनिज्म क्या करेगा, हमारी जो क्या है फ्रीडम है उसको कर्टेल कर देगा। तो देखो वही रीज़न, जो एक के फ़ायदा है वो दूसरे का नुकसान, एक के कॉजेज़ दूसरे के कॉन्सिक्वेंसेस। तो यार ये अप्रोच होती है जो आपने सीखनी होती है। और देखो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक हमने सिर्फ 2 पैराग्राफ, 2 भी नहीं यार, 1.5 पैराग्राफ पढ़ा है, और मेरे पास क्या हो चुका है, मेरे पास ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आ चुके, एनेक्डोटल हुक आ गई, मेरे पास ग्राउंड जो ग्रैंड स्टोरीज थी मुझे वो सीखने को मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, मुझे न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गए, फैशिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, उसके राइज के ग्राउंड रीजंस मुझे सीखने को मिल गए। यहाँ तक क्या है जी, यहाँ तक सिर्फ 1.5 पैराग्राफ का कमाल है। तो मुझे ये बताएं कि आया ये तरीका होना चाहिए या आपका तरीका होना चाहिए कि भाई फ़लाँ के नोट्स बाय कर लो, फ़लाँ की बुक समरी बाय कर लो, फ़लाँ से ये कर लो, किस लिए यार, कब सीखोगे? वो क्या, वो एक गोरी सी खातून है या बड़े बीच में वायरल हुई भी थी कि कब सीखोगे, कब सीखोगे, कब करोगे? तो ये आपसे भी मैं वो कह रहा हूँ कि यार कब सीखोगे, प्लीज़ इसको सीखिए। आप सीखेंगे, आप ही सीखेंगे और आप कर सकते हो। प्लीज़ इस बात को रियलाइज़ करें कि आप जैसे ही स्टूडेंट हैं जिनको सिखाया जाता है, और कल को वो सीख के मेरे लिए फ़ख्र बनेंगे और अपने लिए कामयाबी का एक लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे। तो अच्छा, बैक टू टॉपिक आए तो डेमोक्रेटिक रिजीम्स टुक द प्लेस ऑफ ब्रूटल डिक्टेटरशिप, फ्री एंटरप्राइज। देखो यहाँ पे फ्री एंटरप्राइज भी मुझे देखने को मिल रहा है। ये किसका है, पावर ऑफ लिबर्टी। लिबरलिज्म आपको फ्री एंटरप्राइज क्या करता है, ऑफर करता है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये क्या है जी, ये तरीका है जिसमें आप कंटेंट थ्रू अ बुक जमा करते हो। अच्छा, एंड ऊपर ओपन रोड्स
आपके सॉल्ट ब्रिजेस, बस्लिंग एयरपोर्ट्स, रिप्लेस वॉल मोट्स एंड ब्रैब वॉल्स, बार्ब वायर फेंसेस। तो यहाँ पे दूसरी जो चीज़ मुझे सीखने को मिल रही है वो क्या है, लिबरलिज्म वर्सेस डिक्टेटरशिप देखने को मिल रही है ना, कि लिबरलिज्म कैसे डिफरेंट है डिक्टेटरशिप से, यानी आपकी जो डिक्टेटरशिप है वो कैसे डिफरेंट है लिबरलिज्म से, ये मुझे सीखने को मिल रहा है। 2 पैराग्राफ, इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया। थर्ड के ऊपर आते हैं। द लिबरल स्टोरी एक्नॉलेजेस दैट नॉट ऑल इज़ वेल इन द वर्ल्ड। और ये भी क्लेम करते हैं लिबरलिस्ट जो लोग हैं कि दुनिया में सब ठीक नहीं है, एंड दैट देयर आर स्टिल मैनी हर्डल्स टू ओवरकम। वो कौन सी हैं? मच ऑफ आवर प्लानट इज डोमिनेटेड बाय टायरेंट्स, ठीक है जी, एंड इवन इन द मोस्ट लिबरल कंट्रीज मैनी सिटीजन सफर फ्रॉम पॉवर्टी, वायलेंस एंड ऑपरेशंस। यानी अगर जो टायरेंट्स होंगे उनके होते हुए पॉवर्टी भी ज़्यादा देखी जाएगी, वायलेंस भी होगा, ऑपरेशन भी होगा। तो यहाँ पे लिबर्टी के थ्रू जो चीज़ें थी उनको हाईलाइट कर दिया, यहाँ टायरेंट्स के होते हुए जो चीज़ें उनको हाईलाइट कर दिया, ठीक है जी। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे लिखी थी, और आगे ही मैं जाऊँगा तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा उन प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन क्या देते हैं, लिबरलिस्ट जो हैं वो उसका सोल्यूशन क्या देते हैं। तो द बेस्ट सोल्यूशन क्या है जी, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उस सोल्यूशन को जो लोग दे रहे हैं उनके नाम है जॉर्ज वाशिंगटन बुश, आपका बराक ओबामा। और वो क्या कहते हैं, इफ़ वी जस्ट कंटिन्यू टू लिबरलाइज एंड ग्लोबलाइज आवर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम वी विल प्रोड्यूस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। अच्छा जी, ये बंदे क्या कहते हैं, ये बातें करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है ये, तो मेरे पास तो नोट होने चाहिए ना, तो मैं अपने नोट्स उठाऊंगा, मैं लिखूंगा मेजर सपोर्टर ऑफ लिबरलिज्म कौन से थे। लिबरल एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए जॉर्ज वाशिंगटन बुश, आपका बराक ओबामा, इफ़ इसका नाम वाशिंगटन ही है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो भी है, तो बिल क्लिंटन, ये तीसरा बंदा है जो इसको सपोर्ट करता है। अच्छा, अगला पैराग्राफ है, और इसको मैंने क्या कर दिया, ग्रीन में हाईलाइट कर दिया, ताकि ये मेरे पास कोटेशन के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे रहे। अगर मुझे कहीं को कल को रेफ़र कर देना पड़ती है, कोई अच्छी लाइन लिख देनी पड़ती है, तो मैं यहाँ से वो कर दूँ। आगे पढ़िए। कंट्रीज़ दैट जॉइन अनस्टॉपेबल मार्च ऑफ प्रोग्रेस विल बी रिवार्डेड विद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सूनर। कंट्रीज़ दैट ट्राई टू resist this inevitable will suffer ना resist the inevitable rise, या क्या लिखा है, will suffer the consequences until they too see the light, open their borders and liberalize their societies, their politics and their markets। वो ये कहते हैं कि लिबरलिज्म जिन फॉलो नहीं की बर्बाद हुए, और जो फॉलो करेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। इट मे टेक अ टाइम बट इवेंचुअली नॉर्थ कोरिया, इराक एंड एल सल्वाडोर विल लुक लाइक डेनमार्क एंड आयोवा। ठीक है जी, अब वो क्या कर रहा है, मुझे एग्जांपल्स दे रहा है कि अगर तो इराक, नॉर्थ कोरिया, एल सल्वाडोर भी क्या करते हैं, लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं, तो वो भी डेनमार्क जैसे कामयाब हो जाएंगे। और मेरे लिए यहाँ पे बनता है ये कहना कि वो कौन सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, सॉरी यहाँ पे क्या है जी, ये है, मुझे लगता है यहाँ पे मैंने इसको नोट डाउन किया हुआ है, ये कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जो फेलियर की एग्जांपल के तौर पे जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो नॉर्थ कोरिया, इराक एंड एल सल्वाडोर, ये 3 कंट्रीज़ हैं। रीजंस क्या हैं इनके फेलियर के, अगर आपसे मैं यहाँ पे सवाल करूँ, प्लीज़ ज़रा सा एक्टिव हुइए और सोचिए क्या रीजंस हैं। रीजंस वही हैं जो आपने पीछे पढ़े हैं। क्या रीजंस हैं जी, जो ग्राउंड रीजन लिबरलिज्म के थे उसके एंटी जो रीजंस हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है जी, मैं पीछे जाऊँगा, मैं देखूँगा यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते, यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, यहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल आइडियाज़ एंड गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। दैट इज़ वाई आपका इराक, एल सल्वाडोर, आपका जो नॉर्थ कोरिया है वो सक्सेसफुल नहीं है। तो देखा, जो आपने पीछे रीज़न सीखे, अब आप उसको क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। सो जहाँ पे कंटेंट इंपॉर्टेंट है, खुद इस तरह सीखें जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, या क्या करें, किसी के नोट्स बाय कर दें। मुझे नहीं मसला आप किसी के भी नोट्स बाय कर रहे हो, लेकिन मुझे मसला ये है कि आप सीख नहीं रहे होते। तो जहाँ पे जो चीज़ पीछे आपने सीखी उसी का यूज़ आगे क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो। तो क्या हुआ, मैंने आपका क्विक सा टेस्ट लेके आपको ये बताया कि कौन से ग्राउंड रीजंस थे। अच्छा, तो आपने अभी तक क्या किया, अभी तक आपने ग्रामेटिकल चीज़ें सीख ली, राइटिंग सीख ली, कैसे एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट होते हैं, कैसे लिबरलिज्म वर्सेस डिक्टेटरशिप का डिफरेंस आपने सीख लिया, कैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रीज़न सोल्यूशन आपने सीखा, कैसे आपने डिफरेंट बंदों के नाम सीखे, वो क्या कहते हैं, आपने फिर एग्जांपल्स देख ली, कितना कुछ आप सीख चुके हो। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है रियलाइज़ कराना। देखो, कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जिनका दिमाग चलता है इस तरह कलर्स के ऊपर, ये कलर्स पड़े हैं, ये कलर्स पड़े हुए हैं। आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। या आपको इस तरह की बुक अट्रैक्ट करेगी बिल्कुल सादी, या आपको इस तरह की बुक अट्रैक्ट करेगी कि भाई जिसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ। ये तो आपको एक समझाने के लिए था ना कि ये जो नोट्स हैं, ये जो सामने पड़े हुए हैं, तो एक तरीका था। अगर यही चीज़ बुक के ऊपर जैसे कि मैंने रेप्लिकेट की हुई है, तो मुझे तो इस बुक के अलावा कोई नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं 2 घंटे अपने ज़ाया करूँ और बैठ के इस तरह के
के नोट्स बनाऊँ, व्हेन आई कैन हाईलाइट द इंपॉर्टेंट स्टफ ऑन द बुक। यही चीज़ें मैं बुक पे हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। यहाँ पे स्टोरी ऑफ फेलियर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे इंडिया और ब्राज़ील का जिक्र किया हुआ है जो कि सक्सेस स्टोरीज़ हैं, और यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ जी, यहाँ पे ब्राज़ील और इंडिया का जिक्र कर रहा हूँ और उनको मैं लिबरलिज्म की सक्सेस स्टोरीज़ कह रहा हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कैसे चलता है। ऐसे चलता है तो बनाओ नोट्स। अगर ये वीडियो आप नवंबर में बैठ के देख रहे हो, सितंबर में देख रहे हो, 2-4 महीने बाद सीएसए से ना बनाओ इन नोट्स, फेंक दो। लेकिन अगर बैठे हुए फरवरी में देख रहे हो, पूरा साल है, तो फिर इस तरह के नोट्स भी आप बना सकते हो ताकि आपको चीज़ें याद रहें। इस तरह के हैंड रिटन नोट्स ना दिमाग में ज़्यादा देर बैठे रहते हैं। तो अच्छा जी, अगर वापस आए टॉपिक के ऊपर, ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसको एंड करेंगे। इन द 1990s एंड द 2000 दिस सक्सेस स्टोरी बिकम अ ग्लोबल मंत्र, ठीक है जी। मैनी गवर्नमेंट फ्रॉम ब्राज़ील इंडिया अडॉप्टेड लिबरल रेसिपीज in an attempt to join the inexorable march of history, ठीक है जी। Those failing to do so seemed like fossils from a bygone era. In the 1997 the US president Bill Clinton confidently rebuked the Chinese government, उसने चाइनीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हुए कहा that its refusal to liberalize चाइनीज़ पॉलिटिक्स पुट इट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। यहीं पे मैं उठ के उसको यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ या हाईलाइट कर देता हूँ। चाइनीज़ पॉलिटिक्स पुट्स इट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। बिल क्लिंटन ने ये कहा कि भाई लिबरलिज्म की तरफ वो नहीं जा रहे, वो कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे। और क्या हुआ, मैंने ये चीज़ हाईलाइट कर दी और मेरे लिए ये कोटेशन के तौर पे बन गई। एस्से में यूज़ कर सकता हूँ, पाकिस्तान अफेयर्स में यूज़ कर सकता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में यूज़ कर सकता हूँ। तो जहाँ पे कंटेंट इंपॉर्टेंट है वहाँ पे उसका यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोबारा आखिरी पैराग्राफ के ऊपर आएँ, हाउएवर, ठीक है जी, हाउएवर सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर मुझे नहीं पता ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, पेन में उठाऊँगा, जो व्हाट्स न्यू, जो मैंने चीज़ें सीखी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का मैं जिक्र करूँगा, क्विकली 5-6 लाइन्स पढ़ के दोबारा अपनी बुक के ऊपर आ जाऊँगा। सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिसइल्यूजन विद द लिबरल स्टोरी। डिसइल्यूजन हो चुके हैं उससे, अब क्या कर रहे हैं, उसको सही नहीं समझ रहे। वॉल्स एंड फायर वॉल्स आर बैक इन वॉज, रेजिस्टेंस टू इमिग्रेशन एंड टू ट्रेड एग्रीमेंट्स इज माउंटिंग, ऑस्टेंसिवली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम, रेजिस्टेंस टू फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड। अब अच्छा, इसको कंप्लीट ऐसे कर लेते हैं और एंड पे इसको मैं क्या करता हूँ, एक वही कोटेशन दोबारा मैं लिखूंगा। टुडे फ्यू वुड कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर दैट द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। अगर तो बिल क्लिंटन साहब की बात ठीक होती, चाइनीज़ अगर रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री के ऊपर होते, तो आज चाइना का इतना राइज ना होता। और मैं उठा के मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे अपने पास नोट डाउन कर दूंगा। टुडे वेरी फ्यू वुड कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर दैट चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। और ये क्या है, आ रिप्लाई टू बिल क्लिंटन है, यानी कम्युनिज्म की फ़ाइट किसके साथ जी, लिबरलिज्म में। अब हम देख रहे हैं कि कम्युनिज्म जीतता जा रहा है, लिबरलिज्म हारता जा रहा है। रीज़न क्या है, द फॉल ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है जी, उसके ग्राउंड रीज़न क्या है, मैंने वही, अगर यहाँ बुक पे हाईलाइट करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे वो कर दो। क्या है जी, रेजिस्टेंस टू इमिग्रेशन, यूएसए जाते वक्त आपको सालों लग जाते हैं, आपके वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे होते हैं, आप लोग यूरोप नहीं जा पा रहे होते, क्यों, इमिग्रेशन के ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है। ट्रेड एग्रीमेंट्स आपकी कंट्रीज़ के दरमियान कम से कम होते जा रहे हैं। जुडिशरी हर कंट्री में पाकिस्तान की तरह अंडरमाइन होती जा रही है, उसको कंट्रोल किया जा रहा होता है। फ्रीडम एक्सप्रेशन ख़त्म है, देख लो क्या हो रहा है। अब गज़ा के ऊपर अगर कोई बंदा बात कर रहा है, अकाउंट उसके ब्लॉक हो रहे हैं। अगर वो रिसेंट कोई इवेंट्स देखो तो आपको पता चलेगा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर कितनी यानी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और पोर्ट्रेल ऑफ अपोजिशन एज अ ट्रीजन, ठीक है जी, आपका पीटीआई जो है वो देश द्रोही पार्टी है, ठीक है जी, पीएमएलएन ये है, पीटीआई वो है। तो क्या है जी, वो सिर्फ अपोजिशन है। जब पीएमएलएन अपोजिशन में थी तो पीटीआई ने धूम मचाई है, और जब पीटीआई अपोजिशन में है तो पीएमएलएन वो कर रहा है। तो ये अपोजिशन को एज अ ट्रीजन, एज अ टायरेंट शो करना, ये क्या है, वो ग्राउंड रीजंस हैं जिसकी वजह से लिबरलिज्म के ऊपर से दुनिया का यकीन उठता जा रहा है। सो जी 28 मिनट हो चुके हैं, बहुत वक्त हो चुका है। तो ये वो तरीका था जी, ये वो तरीका है और ये वो तरीका रहेगा जिससे आप क्या करोगे, बुक्स को पढ़ोगे। आज मैंने सिर्फ 1.5 पेज, तकरीबन 2 कर लो, 2 पेज मैंने आपके सामने पढ़े। मैंने 2-4 अच्छे मार्कर यूज़ किए। मैंने जो है 1.5 पेज का, 1 पेज का नोट बना दिया अपने लिए, और मैक्सिमम क्या 30 मिनट लगे होंगे। लेकिन मुझे सीखने को क्या मिला, वो अगेन बात आती है रैंचो के ऊपर।
थ्री इडियट्स नहीं देखी तो अभी देखें। रंचो कहता होता था कि यार आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो आप भी तो रंचो बनो ना, आप भी तो बनो। आप क्या करो, सीखो कि यार इस पैराग्राफ में मैंने क्या सीखा, इसमें क्या सीखा, इसमें क्या सीखा। ठीक है जी, जो चीज़ें सीखी ऐसे में कहाँ यूज़ होंगी ये बताओ। जैसे ये अगला पेज है ना, इसमें देखो एंड पे फिर अगेन वही वाली बात है कि ये क्या है जी, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये ऐसे की हुक है। इन 1938 ह्यूमन वर ऑफर्ड 3 ग्लोबल स्टोरीज टू चूज फ्रॉम। इन 1968 जस्ट 2, एंड इन 1998 अ सिंगल स्टोरी seem to prevail. In 2018 we are down to 0. ये क्या है जी, कंक्लूजन एंड फाइनल वर्ड्स भी हैं और आपकी ऐसे की हुक भी हो सकती है। अगर ऐसे जिस तरह एक आया था, मैं अगर उसका नाम ना भूलूं तो वो कुछ इस तरह था, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर, द नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ वर्ल्ड, या कुछ इस तरह का ऐसे था। तो उस तरह के जो ऐसेज होंगे, उस तरह के ऐसेज में आप इस तरह की हुक यूज़ करोगे। ठीक है, तो क्या है, ये वो तरीका है जी जिससे आप अपना दिमाग इस्तेमाल में लेके आते हो, करते हो यूज़ कलर्स, ताकि आपकी चीज़ें बोरिंग ना रहें। देखो ना, अब यही काले पेन से, ब्लू पेन से नोट किए हुए नोट्स होते तो कख समझ ना आती, ज़रा दिल ना करता पढ़ने का। लेकिन वहाँ पे कलर्स यूज़ हुए हुए हैं, यहाँ पे कलर्स यूज़ हुए हुए हैं, तो बुक्स अच्छी लगती हैं। तो ये ट्रिक्स हैं, साइकोलॉजी की पूरी ट्रिक्स हैं। ये मैं वैसे ही बैठा हुआ लड़कियों की तरह, मुझे वो शौक नहीं है कि मैं बैठा हुआ आपके लिए कलर्स ये करूँ या वो करूँ, बट लेकिन साइकोलॉजिकली आपका दिमाग इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्व कर पाता है, समझता है इनके ऊपर। तो इसलिए ये कलर्स आप यूज़ करते हो, ये कोई जनाना ट्रेट नहीं है, मर्दाना ट्रेट भी है, तो समझें इस बात को। तो ये क्या करें, आप ये तरीका इस्तेमाल करें जिसमें आपने क्या किया, पहले इंप्रूवमेंट की किसकी जी, अपने इंप्रूवमेंट की आपने राइटिंग की। ठीक है जी, आपने राइटिंग इंप्रूव की, साथ में ग्रामर, और उसके साथ साथ आपने क्या सीखा जी, कंटेंट सीखा। सो जी, अगर वीडियो अच्छी लगी, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो आप करते ही हो, थैंक यू सो मच। प्रे फॉर मी। समटाइम्स हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ बन जाते हैं, समटाइम्स मुश्किल हो जाता है, दिमाग की इतनी प्रोसेसिंग आसान नहीं होता जी, सच में। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ें आसान नहीं होती, दिमाग बहुत लगता है। और जब दिमाग स्ट्रेस में आता है ना, तो फिर आपकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, यू फील एंग्शियस, तंग होते हो आप। तो प्लीज़ आपकी दुआएं चाहिए, दुआ किया करें, हमेशा दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू सो मच जी, अगर अभी तक बने रहे हैं और यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि मुझे पता हो कि आई एम हेल्पिंग आउट, जो मैं हेल्प आउट आपको कर रहा हूँ वो आपके काम भी आ रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच जी।